हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो ये वीडियो आपके अपकमिंग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, झारखंड का जो महिला पर्यवेक्षिका का एग्ज़ाम है उसमें जो सोशोलॉजी पार्ट आपके आ रहा है उसके रिस्पेक्ट पे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम एक और थिंकर कवर करने जा रहे हैं। हम कुछ थिंकर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लाइक अगस्त कॉम्ट की बात की जाए, कार्ल मार्क्स की बात की जाए और मैक्स वेबर की बात की जाए। यहाँ पे हम एक थिंकर और कवर कर रहे हैं एंड डोंट वरी, ये थिंकर ये जो कंसेप्ट है थिंकर के, ये यहाँ पे नीचे हिंदी में भी मेंशन है। तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप एक बार वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब ये थिंकर है राल्फ डेरेनड्रॉफ। ये जो थिंकर है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है ये संघर्षवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट विचारधारा से बिलोंग करते हैं, जिसकी मशाल लेके जो आगे चल रहे थे वो थे कार्ल मार्क्स। राइट, संघर्षवादी विचारधारा से कार्ल मार्क्स बिलोंग करते थे। तो ये एक जर्मन ब्रिटिश जो थे वो समाजशास्त्री थे। अब बहुत ज़्यादा इनके बारे में और बात नहीं करनी है। ये फोकस कर रहे थे मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे, संरचनात्मक प्रकार्यवाद की चीज़ों पे। अब इनकी बुक देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना लिखा है कि इनकी बुक क्या क्या बातें करती है। आपको वो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत कुछ खास है नहीं, आप बस किताबों के नाम पढ़ेंगे। बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट पे हम लोग देखिए, किताबों की समरी तो एग्जाम में वैसे भी नहीं आनी है, पूछेगा ये किताब सॉरी बुक किसने लिखी है। तो बुक का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। तो पहली बुक हो गई क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी। देन वी हैव एस्से इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। आप चाहो तो एक जगह ये सुनते सुनते अपने पास एक जगह नाम भी लिख लो और जस्ट क्लास के चलते चलते या क्लास के जस्ट बाद इसको दो बार इन नामों को बोल लो, ताकि आपको अभी के अभी ये चीज़ें याद हो जाए। द मॉडर्न सोशल कन्फ्लिक्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ लिबर्टी, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन यूरोप, द न्यू लिबर्टी, नई लिबर्टी, सर्वाइवल एंड जस्टिस इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ये कुछ किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश में नाम एक है, तो आप देखोगे जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं उनमें जो इनकी किताबें हैं, ये 6 किताबों के नाम जो है इंग्लिश में ही यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इनकी कंसेप्ट देख लेते हैं, किस किस चीज़ों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो पहला इनका कंसेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। मैंने अभी बताया ना, ये संघर्षवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे। ये जो हैं ये जाने जाते हैं अपनी थ्योरी, जो समाज में जो संघर्ष है उसके बारे में ये बात करते हैं। जो क्या करते हैं, जो कहते हैं, ये मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल की बात है कि क्लास को लेके स्ट्रगल है, उसको चैलेंज करते हैं। ये कहते हैं कि जो सामाजिक संघर्ष है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं आता है। कार्ल मार्क्स तो टोटली आर्थिक रूप को फोकस कर रहे थे ना, कि आर्थिक कारण है। कुछ वर्कर्स जो हैं उनका शोषण किया जाता है बाय द कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति जो हैं वो श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स पूरी तरीके से आर्थिक, जो समाज में वर्ग संघर्ष है उसके लिए आर्थिक चीज़ों को जो एक तरीके से ब्लेम करते थे। लेकिन ये कहते हैं नहीं, सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, पावर और अथॉरिटी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ध्यान से देखेंगे, इनका मानना था कि सामाजिक संघर्ष जो है वो केवल आर्थिक विभाजन से नहीं, लेकिन जो संस्थानों में मौजूद शक्ति और अधिकार है उससे भी आता है। अब आपको ये लिख के दे सकता है कि कौन कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को चैलेंज करता था, कौन कहता था कि वर्ग संघर्ष जो है वो सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि शक्ति और अधिकार के आधार पे भी होता है। तो ये चीज़ पूछ सकता है, आपका आंसर हो जाएगा राल्फ डेरेनड्रॉफ। अगला इनका देखते हैं अधिकार के बारे में क्या बोलते हैं। अधिकार यानी अथॉरिटी के बारे में ये क्या बात करते हैं। ये कहते थे अधिकार को सामाजिक संघर्ष का मुख्य एक सूत्र मान के चलो, कि जो ये अथॉरिटी होती है ना, पावर एंड अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए। उन्होंने कहा कि अधिकार जो है व्यक्तिगत गुण नहीं है, किसी एक व्यक्ति का स्पेसिफिक गुण नहीं है, लेकिन ये आपके अलग अलग पदों में निहित होता है। जो लोग अधिकार प्राप्त पदों पर होते हैं और जो नहीं होते, उनके बीच में संघर्ष बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है आप बाय बर्थ अधिकार लेके कुछ चीज़ें पैदा हो जाओगे। आपका एक अधिकार जो होता है वो आपके जो सामाजिक पद है, आपकी जो सोशल पोजीशन है, सोसाइटी में जो आपकी पोजीशन है, उससे आपको ये अधिकार जो है वो मिलते हैं। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम की तैयारी करे, अच्छी आईएएस आईपीएस पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाए, कोई कंट्री के पॉलिटिकल एमपी एमएलएज आप लोग बन जाओ, या फिर हम लोगों के पास कोई फॉर एग्जांपल पुलिस में कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, जीएसटी ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी पोस्ट है। तो वो चीज़ आते ही, वो पोस्ट आते ही, वो सामाजिक पद आपके हाथ लगते ही आपके हाथ में अधिकार आ जाएगा, और आप में और वो लोग जिनके पास अधिकार नहीं है उनमें अपने आप में ही एक संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो यही कह रहे हैं, दोज हु ऑक्यूपाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस, और जो जिनके पास नहीं है, दोज हु नॉट, इन ये जनरली ये लोग हमें कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलते हैं। तीसरा यहाँ पे इनका एक और कंसेप्ट है। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट आपको कहीं देखिए, ये और ये कोई सिमिलर ही तो बात थी ना एक तरीके से देखा जाए तो
तो ये आप इनकी लाइंस माइंड में क्लियर रखो ताकि अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि किस केस में हमें देरेंद्रॉफ को मार्क करना है। तीसरा है इम्पैरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। ये क्या है? ये ऐसे ग्रुप हैं समाज में जो एक सीक्वेंस में हिरारिकली अरेंज है, ऑर्गेनाइज है, जिसमें पावर क्लियर कट डिवाइडेड है, किसके पास कितनी पावर है। जैसे कि सरकारी संस्थाएं काम करती हैं तो उसमें फिक्स है ना, ये टॉप पे ये वाले एक पर्सन है, उसके नीचे ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी की बात करती हूँ तो कंपनी में टॉप पे कंपनी के CEO होते हैं, फिर जनरल मैनेजर आते हैं, फिर डिपार्टमेंट के मैनेजर आते हैं जैसे कि HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो ये और इन सब के अपने अलग अलग काम है, सबके पास अलग अलग पावर होती है। ऐसा नहीं है ना इन लोगों के पास पावर नहीं है, हाँ बिल्कुल अपने ऊपर वाले से कम पावर होती है, लेकिन अथॉरिटी तो इनके पास भी होती है जो ये नीचे वालों पे चलाते हैं। इसी तरीके से जो सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, पंचायती राज सिस्टम है आपका, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये जो सब होती है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इनके जो एसोसिएशन है इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पावर जो है, जो सत्ता है, वो जो अथॉरिटी है, अधिकार है, वो बराबर बटे हुए नहीं हैं। तो ये अगली चीज़ इन्होंने बात करी, आवश्यक रूप से समन्वित संगठन जो होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये पदानुक्रमित ढंग से एक तो संगठित होते हैं और शक्ति और अधिकार का विभाजन क्लियर होता है, मतलब सबके पास अलग अलग पावर है। लेकिन यहाँ पे भी संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अलग अलग स्तरों पर अधिकार है वो समान रूप से वितरित नहीं है, वो उनका वितरण जो है वो असमान है। फिर आते हैं अव्यक्त और स्पष्ट हित, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। अव्यक्त हित क्या होते हैं? वे हित जो किसी व्यक्ति की सामाजिक संरचना में स्थिति के कारण अवचेतन और अप्रकटित होते हैं। देखो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट इंटरेस्ट की बात है, ध्यान रखना। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात नहीं है। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात कौन करता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, प्रकट और अप्रकट जो होते हैं, इन कार्यों की बात कौन करता है? यहाँ पे ये इंटरेस्ट की बात है। तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट इंटरेस्ट अगर लिखा आ जाए वर्ड तो आप देरेंद्रॉफ पे मार्क करोगे। वो कहते हैं लेटेंट इंटरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो हमारे पास है क्योंकि हमारी पोजीशन उस तरीके की है। मैनिफेस्ट वो चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर आप एकत्रित रूप में कोई कॉन्फ्लिक्ट को मतलब एकत्रित रूप में कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है क्योंकि ये पता होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई राइट छीना जा रहा है लेबर का, तो लेबर मिलके एक साथ आके एक लेबर यूनियन बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो चीज़ें। लेकिन कई बार आपकी पोजीशन की वजह से आप कुछ ऐसे फैसले लेते हो जो कि आपको प्लान्ड नहीं थे और रिकॉग्नाइज भी नहीं थे कि ये चीज़ इससे ये जो है इसका ये परिणाम निकल सकता है। तो वही चीज़ें लेटेंट का मतलब होता है जो डायरेक्टली सामने सामने दिख नहीं रही हैं, वो चीज़ें लेटेंट में जाती हैं। प्लस क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते थे, वर्ग संघर्ष की बात करते थे, राइट। अब वर्ग संघर्ष में इन्होंने बोला ना कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी होती है वो अलग बात है, वो तो कार्ल मार्क्स ने बोल ही दिया था, लेकिन पावर एंड अथॉरिटी भी होती हैं। पावर एंड अथॉरिटी, सत्ता और अधिकार भी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी वजह से भी वर्ग संघर्ष होता है। और अधिकारों को, अधिकार जो है वो कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है, ये मुख्य सूत्र इसको मानते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स आर्थिक रूप से मानते थे ना कि पूंजीपतियों के पास रिसोर्सेज हैं, हैव और हैव नॉट, और जो श्रमिक है उनके पास नहीं है, तो वो आर्थिक लेवल पे बात कर रहे थे। और ये बात करते हैं अधिकारों की। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आए तो भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कंसेंसस एंड कोरोजन। कोरोजन होता है किसी से कोई चीज़ फोर्सफुली ज़बरदस्ती कराना, एंड कंसेंसस अपनी मर्जी से करना। तो यही है, इन्होंने इनके बीच में भी कंसेप्ट बैलेंस रखने की बात की है कि इन्होंने बोला कि दोनों नेसेसरी हैं। अगर आपको सामाजिक जो सोशल ऑर्डर समझना है, सोशल चेंज की बात करनी है, तो आपको दोनों चीज़ें समझनी जरूरी है। कंसेंसस मतलब लोग अपनी मर्जी से चीज़ें करें, उसके लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है स्टेबिलिटी बनी रहे। और कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष लोगों के बीच में ज़रूरी है ताकि रिफॉर्म आ सके। अगर संघर्ष नहीं होगा तो जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समाज में परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट है सहमति और बल प्रयोग का। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी नहीं है। राल देरेंद्रॉफ का जर्मन ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट समाजशास्त्री थे, ये ध्यान रखो। इनकी बात 6 किताबें मैंने बताई आपको, 6 यहाँ पे 6 किताबें याद रखो। ये याद रखो कि ये संघर्षवादी विचारधारा के एक आपके समाजशास्त्री हैं। प्लस ये याद रखो इनके बारे में कि ये जो है ये बात करते हैं, ये कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, कार्ल मार्क्स के पूरी तरीके से समर्थन में नहीं है। ये लाइन भी याद रखो, कार्ल मार्क्स के पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उनका समर्थन ये नहीं करते हैं। ये कहते हैं कार्ल मार्क्स सिर्फ छोटी सी बात बता रहे हैं, कार्ल मार्क्स संघर्ष के सारे कारण नहीं बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स सिर्फ आर्थिक कारणों पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उसका कारण अधिकार और सत्ता भी होता है। और ये अधिकार को मुख्य सूत्र मानते थे। ये कहते थे अधिकार जो है वो असमान रूप से वितरित है,
जो है आपके जो अथॉरिटी है दैट इज़ नॉट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वजह से संघर्ष देखने को मिलता है। क्लियर? सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। राल दरेंद्रॉफ हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट मोमेंट पे हम शॉर्ट में ही रिवीजन करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने 100% कंप्लीट करा दिया है ना। ऐसे तो बहुत कुछ है। एक थिंकर ने इतने साल जिंदगी में अपनी काम करा है, इतनी पढ़ाई की है, इतने इन्होंने अपनी स्टडी की होती है सब थिंकर ने, तो हम सम अप करके इनको आधे एक घंटे में हम कह दें कि हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, तो नहीं हो पाती है वो चीज़ें। और अभी इन वीडियोज़ के थ्रू हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कर रहे हैं, ताकि कम समय में मैं आपकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी रिवीजन करा दूँ। क्लियर? सो आई होप ये थिंकर क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके और अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। बाकी आपके जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है, आपके जो भी फ्रेंड ये